हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में टोगा का कॉमिक विशेषांक टोगा डायरीज 3 में शिकार। शिकार केस 1। लेखक सुदीप मेनन, इंकिंग जगदीश कुमार, अनुवाद अनुराग कुमार सिंह, इफेक्ट शादाब सिद्दीकी, चित्रांकन ललित कुमार शर्मा, कैलीग्राफी नीरू और संपादक मनीष गुप्ता। चलो खेल शुरू करें। तुम भागो, मैं पकड़ूंगा। कामत भाई, जिसे भगा भगा कर शिकार करने का शौक था, आज खुद किसी का शिकार बना हुआ था। पकड़ा गया। प्लांग। जैसे चुन चुन कर उसने उस पारसी परिवार को गोलियां मारी, उसी तरह आज उसका गैंग किसी की गोलियों का शिकार बन रहा था। प्लांग। उसकी क्रूर मुस्कान खौफ में बदल चुकी थी। माँ की आंख। उफ। उसने पंजा को मार दिया। वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। चुप कर साले। हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना है। उसे हमारे बारे में पता कैसे चला? वो सब जानता है कामत भाई। पुलिस तक को इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसे पता चल गया। अबे चुप करो। उठ कमीनी उठ। ओह नहीं। तू इस जगह के बारे में जानती है, जल्दी बता। हाँ हाँ, मुझे मारना मत। ठीक है फिर चल, हमें इस गंदी जगह से निकाल। और जो पूछा जाए उसका तुरंत जवाब देना, समझ गई? कर्र। ओ नहीं, वो आ गया है। लोग कहते हैं कुत्ते उसके साथी हैं, वो कुत्तों से बात कर सकता है। अबे चुप। उसकी तो मैं। ए लड़की, जल्दी चल। ठीक है, मेरे पीछे आओ। उफ, यहाँ तो बहुत बदबू है। बकवास बंद कर। बारात में नहीं आया तू यहाँ। हमें यहाँ से कूदना होगा। पागल है क्या? यहाँ तो चारों ओर कटीले तार हैं। इस शॉर्टकट को छोड़ा तो मेन रोड तक जाने के लिए पूरी गली का चक्कर लगाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो भाई? डोगा हमारे पीछे है, हमें इस दीवार के पार कूद नहीं होगा। ठीक है, मुझे चाकू दे, मैं तार काट देता हूँ। हूटा, लड़की को मुझे थमा। मैं लड़की के साथ आगे बढ़ूंगा और तुम लोग मेरे पीछे आना। आ भाई बचाओ। आ भागो सालो। राजन तो गया। अबे, ये गली कहीं खत्म भी होती है क्या? मेन रोड बस गली के मोड़ पर ही है। उसने राजन को भी मार दिया। चुप कर हरामजादे। हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। चुप सुअर। ये सब तेरे ही किया धरा है। वो भी हमारे साथ वही कर रहा है जो तूने उस पारसी परिवार के साथ किया था। साले, मैंने अकेले किया था क्या वो सब? तुम लोग भी तो मेरे साथ थे। वो एक एक करके हमारा शिकार कर रहा है। हम सब यही मरेंगे। और तुम क्या समझते हो, इस लड़की की मदद से तुम यहाँ से निकल जाओगे? आवाज नीची करके बात कर। रुक जाओ बेवकूफ़ों। वो हमारे पीछे है, पहले उससे पीछा छुड़ाने की सोचो। इस लड़की ने कहा था कि मेन रोड गली के मोड़ पर ही है। आगे हम। थाड़ फचाक। आ आ थाड़। मुन्ना भी गया। तुम्हारे पीछे कौन है? अपने काम से मतलब लड़की। कमीनी धोखेबाज। तू घुमा फिराकर वही ले आई। मुझे पता है तुम्हारे पीछे कौन है। वो हमारा मसीहा है। और तुम जैसों की मौत। प्लाम। अगर तूने इसकी उंग अगर तूने इसकी उंगली भी टच की तो समझ ले तू गया। मैं जानता हूँ तुम आसपास हो। मुझे जाने दो, वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। तुमने उस पारसी बिल्डर को भगा भगा कर मारा था ना। अब तुम भी भागोगे। पर याद रहे, तुम डोगा से बचकर नहीं भाग सकते। मुझे छोड़ दो, मैं जीना चाहता हूँ। जिंदगी भगवान देता है, टोगा सिर्फ मौत देता है। अब तुम्हें घर जाना चाहिए लड़की। रात बहुत हो गई है। आराम से सोना। अब कोई भी शैतान सपनों में भी तुम्हें नहीं भगाएगा। और डोगा की सहायता करने के लिए धन्यवाद। केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं अनशन केस 2। लेखक तरुण कुमार भाई, अनुराग कुमार सिंह, चित्रांकन सुशांत पाड़ा पंडा, इंकिंग सागर थापा, कैलीग्राफी नीरू, इफेक्ट्स बसंत पंडा, संपादक मनीष गुप्ता। अरे, तंबू क्यों उखाड़ रहे हो? क्योंकि तुमने रोड ब्लॉक कर रखी है। सरकार डोगा नहीं है कि पकड़ा हत्यारे हत्यारे को और दे दी मौत। ऐसी गैर वाजिब धमकियों को अनशन नहीं, ब्लैकमेलिंग कहते हैं। सस्ती पब्लिसिटी के लिए आम इंसान की जिंदगी खराब मत करो। गेटवे ऑफ इंडिया। मेरी आवाज़ सुनो। अरे, तेरी आवाज़ कौन सुनेगा बापू? तू ना तो अन्ना है और ना ही बाबा।
अरे बापू, आवाज सुनानी है तो आवाज में बम जैसा दम पैदा कर दे। कैसे? इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। अपने बाप की उम्र के एक सीधे साधे बुजुर्ग का मजाक उड़ाते हो। नहीं डोगा, मैं गांधीवादी हूँ। अनशन स्थल पर किसी तरह की हिंसा नहीं चाहता। गांधीवादी हो तो अन्न जल त्याग कर शरीर और आत्मा पर हिंसा क्यों कर रहे हो? बताओ क्यों कर रहे हो अनशन? एक गुंडा मेरी बेटी को उठाकर ले गया है और पुलिस मेरी रिपोर्ट लिखना तो दूर, मेरी सुन तक नहीं रही। तो अनशन से कैसे सुनेगी बाबा? अनशन से शरीर भले ही कमज़ोर होता हो डोगा, लेकिन आवाज़ में ताकत आ जाती है। क्या ये गैर कानूनी नहीं? मेरी मांग गैर कानूनी नहीं। और वो गुंडा कौन है जो आपकी बेटी को उठा ले गया? नहीं डोगा, इंसाफ तो मैं अपने अहिंसक तरीके से ही लूँगा। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ बैठकर देखता हूँ। अरे डोगा अनशन पर बैठा है। बंदूक में जंग लग गया क्या? टोका, तुम्हारे कारण मेरा अनशन मजाक बन रहा है। ठीक है, मैं अपने आप को ढक लेता हूँ। कोई पकड़ो, वो गुंडा मेरी चेन छीन ले गया। उस औरत को भी अनशन पर बुला लो बाबा, क्योंकि पुलिस उसकी भी रिपोर्ट नहीं लिखने वाली है। जास्ती नखरे मत कर, चल हमारे साथ। नहीं, बचाओ। कल इसका बाप भी अपनी बेटी के लिए अनशन पर बैठेगा। कहाँ चले बापू? ये तुम्हारी बहन जैसी है, इसे जाने दो बेटा। हम तुम्हारे बेटे जैसे हैं और ये तुम्हारी बहू जैसी है, कैसी जाने दे बापू? बच्चे अगर बिगड़ जाएं तो बाप का एक थप्पड़ उन्हें सीधा कर देता है। कुछ करो बापू या फिर मैं कुछ करूं। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। तो क्यों हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, पूरी मुंबई का बाप हूँ। अन्ना और बाबा की आवाज़ पर तो हज़ारों लोग दिल्ली पहुंच गए, लेकिन एक बेटी के बाप की भूख से किसी के दिल में टीस नहीं उठी। वो नामी थे। उनकी आवाज़ गूंज बन गई, लेकिन तू भूखा मर जाएगा। खबर तेरी बेटी तक भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तेरे खून में गांधीवाद नहीं, पानी दौड़ रहा है। इंसाफ आवाज़ की ताकत से नहीं, हाथ की ताकत से मिलता है। आवाज़ नहीं, लठ उठाओ। लेकिन ये वहशीपन है। अगर हर कोई लठ लेकर खड़ा हो गया तो ये शहर जंगल बन जाएगा। बापू सही कह रहा है। इसलिए तो तू डोगा बनाए कि हर किसी को लठ लेकर ना खड़ा होना पड़े। यही सही है। चाहे भ्रम में ही सही, बापू को अनशन करने दे। तू कर अपना काम। मुझे थानों का रिकॉर्ड देखकर खुशी हो रही है कि क्राइम ग्राफ नीचे आ रहा है। वो इसलिए कमिश्नर, क्योंकि खनाक तेरे थाना इंचार्ज रिपोर्ट्स ही नहीं लिखते। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आप रिपोर्ट लिखवाइए। फिर आपकी रिपोर्ट लिख ली गई है। अब आप ये जूस पीकर अपना अनशन समाप्त कर लीजिए। जब तक मेरी बेटी घर वापस नहीं लौट आती, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। वह बूढ़ा दीनानाथ और उसकी बेटी मिलकर एक स्कूल चलाते हैं। स्कूल के आगे एक शराब की दुकान है जो 24 घंटे खुलती है। शराब की दुकान का मालिक पीलू सापरे उस पर कभी ताला नहीं लगाता। दोनों बाप बेटी ने उसे बंद करवाने की अर्जी डाल रखी है। पीलू खापरे, ले पकड़ ताला। बस इसी से चिढ़कर पीलू खापरे ने उनके स्कूल पर ही ताला जड़वा दिया और दीनानाथ की बेटी को किडनैप कर लिया। हाँ सुना है, तू दुकान में कभी ताला नहीं लगाता, तो मैं साथ ही ले आया। अब तू खुद लगाएगा। अरे खना खना चिंग चिंग चिंग। क्योंकि अब स्कूल का ताला खुलेगा, जिससे बच्चे शिक्षित होंगे और शिक्षित होंगे तो रोजगार करेंगे। क्राइम घटेगा और मुंबई में तेरे जैसे गुंडे कम पैदा होंगे। तुम तीनों बाहर आओगे या इन बोतलों की तरह तुम्हें भी बोतल बनाकर फोड़ दूं? चिंग चिंग चिंग। थाक। घबराओ नहीं। अब बदमाश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पीलू खापरे दुकान पर ताला लगाएगा या जुबान पर हमेशा के लिए ताला लगा दूं? तो दुकान पर ही लगा दूं तुम बाप। अब तुम अपने स्कूल पर पड़ा ताला खोल सकती हो। और सुनो, अपने बयान में ये मत कहना कि तुमको मैंने बचाया था। और तब अब अपना अनशन खत्म करें। इस पूरे वाक्य पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर हर इंसान ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपना काम करे तो मुझ जैसे लोगों को अनशन का सहारा न लेना पड़े। लाठी और बंदूक हाथ में लेने के बजाय अनशन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बापू के इस देश में अहिंसा से बढ़कर ताकत कोई नहीं है। अनशन किया तो मेरी आवाज़ दूर तक पहुंची। पुलिस ने रिपोर्ट भी लिखी और गुंडों को पकड़कर मेरी बेटी को उनके चंगुल से छुड़ा भी लिया। सही कहा बापू। जेल में बंद आतंकवादी कसाब ने डिनर में चिकन की डिमांड करते हुए किया अनशन। ओह, एक और अनशन? तेरा अनशन तो मैं तोड़ूंगा कसाब। चिंग। तुझे गोली खिलाकर समाप्त। केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं बाउंटी केस 3।
लेखक तरुण कुमार भाई, अनुराग कुमार सिंह, चित्रांकन हर्षवर्धन कदम, इंकिंग हर्षवर्धन कदम, इफेक्ट्स हर्षवर्धन कदम, कैलीग्राफी नीरू, संपादन मनीष गुप्ता। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई बम कांड का मास्टरमाइंड रुस्तम आतंक ऑपरेशन ब्लैकआउट में मारा गया। कौन होगा ऑपरेशन ब्लैकआउट का बाउंटी, कमांडोज या प्राइम मिनिस्टर? अपनी राय हमें एसएमएस करें। प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए बाउंटी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन ब्लैकआउट का ऑर्डर पास करके पहली बार इस देश की जनता को यह संदेश दिया है कि जनता महत्वपूर्ण है। अब से पहले इस देश में आम जनता से ज़्यादा एक आतंकी महफूज था। चीयर्स इंडिया, चीयर्स। मेरे विचार में तो इस ऑपरेशन में शामिल एटीएस के सभी कमांडोज को होना चाहिए बाउंटी। हाँ, वे अपनी जान पर खेले। ऑपरेशन ब्लैकआउट के असली बाउंटी हैं एटीएस के चीफ मिस्टर खांडेकर। ये सच है कि हमने रुस्तम आतंक को ठिकाने को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो सबसे पहले ही मरे पड़े थे। वो सब पहले से ही मरे पड़े थे और उनके ठिकाने से हमें तुम निकलते दिखे थे डोगा, यानी तुम ही हो असली बाउंटी। प्रोटोकॉल से बंधे होने के कारण मैं तुम्हें इनाम का हकदार तो नहीं बना सकता, पर यह इनाम तुम्हारा है और ये तुम्हें ही मिलना चाहिए। नाम और इनाम दोनों का ही हकदार ना तो मैं हूँ और ना ही आप। इसकी असली हकदार है वो मासूम लड़की अस्मा। ये हमारे रुस्तम हिंद भाई हैं, मुझे इनका ही ध्यान रखना है। ये कैसे पकड़ लाई जरीना बेगम? रुस्तम भाई ज़रूरतमंद लड़की है, आपकी सेवा करेगी। सब समझा दिया ना इसको? जी भाई। ध्यान से सुन, रुस्तम भाई को किसी शिकायत का मौका मत देना और उनका हर काम जी जान से पूरा करना। अस्मा एक गरीब बस ड्राइवर की बेटी जिसका बाप मुंबई में हुए बम धमाके में मारा गया था। माँ कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी और वो जूझ रही थी अपनी ज़िंदगी से, जिसे नर्क बनाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर कोई बस उसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहता था। ये क्या हर समय हरम ओढ़े रखती है? उतारे से, यहाँ सभी शरीफजादे हैं। एक दिन रुस्तम ने उसे एक खास हिदायत के साथ 500 का नोट दिया। ये ले 500 रुपये, रहीम मीट शॉप में जाकर कहना रुस्तम भाई ने स्पेशल वाला गोश्त मंगवाया। और सुन, हैरम ओढ़ कर जाइयो, हर कोई मेरी तरह शरीफजादा नहीं होता। हैरम मतलब चेहरे को ढकने वाला नकाब। ये रहा रुस्तम भाई का स्पेशल गोश्त, उनको कहना कि सोमवार को सभी बकरे हलाल होंगे, भूलना मत। और सुन, हर बार ये हरम क्यों ओढ़ कर आती है? यहाँ सभी शरीफजादे रहते हैं। शरीफजादों और हरामजादों में यही फ़र्क होता है रहीम, कि शरीफजादे औरत को दुपट्टा ओढ़ते हैं, उड़ाते हैं, और हरामजादे उसके दुपट्टे से खेलते हैं। टोका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोश्त की दुकान में लोग किस लिए आते हैं रहीम? ओह, तुम्हें गोश्त चाहिए? कितना? बस एक का चाहिए, वो भी साबुत। या तो वो तेरे मेरे हवाले करो या फिर बकरे की जगह खुद टंगने के लिए तैयार रहो। क्या मतलब? अपने आतंकवादी बाप रुस्तम का पता बक। ऊपर जाकर अपने खुदा से पूछ लेना। साय, खुदा के पास जाने का टाइम तो तेरा है रहीम, पर पता नहीं खुदा भी तेरे जैसे बंदों को कबूल करेगा या नहीं। सीमा पर हुई गोलाबारी का फ़ायदा उठाकर हमारे देश में घुस आते हो, चिंग चिंग चिंग, और हमारी भोली भाली आवाम को बहला फुसला कर उनमें शामिल होकर हमारी जड़ें खोदते हो। पर याद रहे, अगर हम गले लगाना जानते हैं तो गले काटना भी जानते हैं। अब जल्दी से बता रुस्तम कहाँ है, मुझे उसे मुंबई में हुए धमाकों की गूंज सुनानी है। रहीम से मुझे रुस्तम आतंक का पता मिल चुका था। अब मेरी गोलियों का अगला निशाना रुस्तम की खोपड़ी था, पर वो मेरी गोलियों के अलावा दो मासूम आंखों का निशाना भी था। अच्छा काम किया तूने, अब जा फटाफट ये गोश्त पका कर खा, पका कर ला। ऐसे घूर क्यों रही है मुझको? रोज मैं तुझे खाता हूँ, आज तू मुझे खाएगी क्या? तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। वाह मेरी जान, दिल खुश कर दिया। रुस्तम भाई निकलो, एटीएस ने हमें घेर लिया है। क्या? उनको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसका हम बाद में पता लेंगे, बाद में पता लगा लेंगे। रुस्तम भाई पहले आप यहाँ से निकलो, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या बकती है छोकरी? आप यहाँ से निकलो रुस्तम भाई, इसको हम देखते हैं। थाड़ मैंने कहा ना, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। एक मासूम हिरनी की आंखों में सिंगनी सी हिंसकता दिखाई पड़ रही थी। कमीनों, तुम लोगों की वजह से मेरे अब्बू ब्लास्ट में मारे गए, मैं और मेरी अम्मी दर दर की ठोकर खाते रहे। अम्मी अपनी बीमारी से जूझती रही और मैं उनके इलाज के लिए जी जान से तुम्हारी सेवा करती रही। तुम लोग मेरा गोश्त नोचते रहे, मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही। चिंग कमीनी, खुद को झांसी की रानी समझ रही थी। अब तेरी लाश गिरा के ही जाऊंगा मैं, तड़प तड़प के मरेगी तू, तड़प तड़प कर तू मरेगा कमीने। मैंने मटन में सल्फास की गोलियां मिला दी थी कमीनी, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। जहन्नुम में जा कमीने। मेरे पास ये एंटीडोट है जो हर तरह के जहर को बेअसर कर देता है।
मैं खुफिया रास्ते से निकल जाऊंगा और यहाँ एटीएस को मिलेगी सिर्फ मेरी लाश, सॉरी, सिर्फ तेरी लाश। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एटीएस को तेरी लाश मिलेगी। डोगा की गोली से बचा सके ऐसा कोई एंटीडोट नहीं बना इस दुनिया में। चिंग आ! रुस्तम की खोपड़ी उड़ाने के बाद मैं उस मासूम को कंधे पर उठाए लौट पड़ा। इस इनाम और नाम की असली हकदार अस्मा है, वरना रुस्तम हमारे पहुंचने से पहले ही हमारी पहुंच से दूर निकल जाता। यह बाउंटी ले जाकर आप उसी को दीजिए। यकीन रखो डोगा, अस्मा ही बाउंटी होगी, ताकि हर हिंदुस्तानी को यह सीख मिले कि अगर हर हिंदुस्तानी में अस्मा जैसा जज्बा और जुनून शामिल हो जाए तो इन आतंकियों को हिंदुस्तान में पैर जमाने का मौका कभी ना मिले। केस क्लोज्ड। 1 जनवरी 2011, साल का पहला दिन। नया दिन, नई शुरुआत, हाय नया आगाज। आम आदमी के हाथ में अवैध हथियार कभी उसकी ताकत नहीं बन सकती। इसलिए तो डोगा है ना। जब प्रशासन आम आदमी की हिफाजत करने में नाकाम साबित होती है तो आम आदमी को हथियार उठाना ही पड़ता है। डोगा डोगा हर मोड़ पर खड़ा नहीं हो सकता। अपनी हिफाजत के लिए हर एक को चाहिए एक तमंचा। केस 4, लेखक तरुण कुमार भाई, अनुराग कुमार सिंह, चित्रांकन भाई किंग सुशांत पांडा, इफेक्ट बसंत पांडा, कैलीग्राफी नीरू, संपादक मनीष गुप्ता। नवंबर 2010। भाई साहब, ये थाने जाने के लिए कौन से रूट की बस पकड़ूं? जाकर किसी को भी पकड़ उसका मुंह तोड़ डाल, तुझे खुद ही थाने का रूट पता चल जाएगा। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठा के। एक तो साला घर में बीवी की सुनो, ऑफिस में बॉस की सुनो, रास्ते में नमूनों की सुनो। ए जी, मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है, यहीं से वापस लौट चलो। ये बड़ा शहर हमें रास नहीं आएगा। उफ, शांता तुम भी ना। अरे नए शहर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है ना, इसमें इतना हाई तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है? रात हमें वेटिंग रूम में ही गुजार लेनी चाहिए पापा, सुबह अपने ठिकाने पे चलेंगे। अबे ठीक कहता है पापा, रात को निकलना अनसेफ है। तुम लोग बेवजह घबरा रहे हो, मुंबई कभी सोती नहीं। टैक्सी। ये थी जनार्दन एंड फैमिली, जो मुंबई में सेटल होने की कोशिश कर रही थी। मैं खाना मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तब तक तुम दोनों दुकान संभालो। जी पापा। वांटेड भाई, एक एयरटेल का रिचार्ज दे बे। ये लो। पैसे तो दो। वांटेड भाई से पैसा मांगता है। छोड़ मेरे भाई को। तू कहती है तो छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी एक जेरोक्स भी निकाल दे। तेरा हसीन चेहरा तो फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा देगा। क्यों वांटेड भाई? बोल, फिल्म में काम करेगी? हाथ छोड़ो मेरा। अरे घबराती को है, वांटेड भाई हैं ये। अपने रामू से लेकर हिरानी तक पहुंचे अपने भाई की। तेरी तो किस्मत चमक गई समझ, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। ए, मेरी दीदी का हाथ छोड़ो। भाई को धक्का देला। वांटेड भाई को यहाँ कोई उंगली भी टच नहीं कर सकता। तड़ाक तड़ाक भड़ाक। नहीं, मेरे भाई को छोड़ो। दबंग। राधे, छोड़ो उसको, बाद में देख लेंगे। और सुन लड़की, एक बार जो अपन कमिटमेंट कर लेता है ना, तो साला किसी के बाप की भी नहीं सुनता। तुझे तो मैं स्टार बनाकर रहूंगा बाद में। किसने किया तेरा ये हाल? आह, वांटेड भाई ने दीदी को छेड़ रहा था। कौन है ये वांटेड भाई? ये कॉलोनी का बहुत बड़ा गुंडा है। तुम लोग इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं करते? पुलिस भी इसका ही साथ देती है, इनसे कोई पंगा नहीं लेता। इनके पास हथियार होते हैं और हम काली हाथ। पुलिस स्टेशन में। वांटेड का मतलब नहीं समझता क्या? मुजरिम की तलाश है, जब मिलेगा तब पकड़ लाएंगे। फिलहाल तू यहाँ से टल। मगर सर, उसने मेरे बेटे को। अबे जाता है या तशरीफ गर्म करके भेजूं शाम को? फड़ाक। कहाँ है बे फुलझड़ी? अब तेरी समझ में आएगा वांटेड भाई के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। चल मेरे साथ। पापा बचाओ, मेरी बेटी को छोड़ो। आह थॉट। तूने वांटेड भाई पर हाथ उठाया। कुछ दिन बाद। थू, पान में कितना चूना लगाता है तू शायद। साली जुबान जल गई। मिस्टेक हो गया दबंग भाई। तेरी मिस्टेक का पैदा मारूं? साले, इसके इलाज का पैसा क्या तेरा बाप कर देगा? मैं देता हूं ना भाई, जितना चाहे निकाल लो। साले छुट्टा पकड़कर दबंग भाई से बचना चाहता है। कल शाम तक 20,000 का इंतजाम कर लेना, वरना ना तेरा थोबड़ा बचेगा और ना ये खोखा। कल वांटेड भाई को तूने जो मिठाई का डिब्बा भेजा था उसमें मक्खी थी। गलती हो गई राधे भाई, मैं अभी दूसरा डिब्बा भिजवाता हूँ। अब मिठाई के डिब्बे में 50,000 मक्खियाँ भेजना। उसके जाने के बाद साला एक तो पान के पैसे नहीं देता, ऊपर से बहाने बनाकर पैसे भी हट लेता है। अब कल शाम तक 20,000 कहाँ से लाऊं? मैं तो कर्ज लेकर ये दुकान चला रहा हूँ। अगर 50,000 वांटेड भाई को दे दिए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसी रात 20,000 का काम 2,000 में करवाना है। कौन बोल रहा है? घोड़ा भाई।
मेरे पास तेरी समस्या का हल है। तमंचा। मगर ये तो गैर कानूनी है। या तो कानून पढ़ ले या फिर पैसे कमा ले। अगर सुरक्षा चाहिए तो तमंचा उठा ले। अगले दिन। अरे, ये दोनों तो वांटेड भाई के आदमी थे। इनको किसने मार डाला? जिसने भी मारा ठीक मारा, सालों ने नाक में दम कर दिया था। आज तो मिठाई बटनी चाहिए। ये देख क्या है? तमंचा। तमंचे की खुशी में तो पार्टी होनी चाहिए। अबे मुझे दे, पहले मैं गला तर करूंगा। अरे वाह, लाया मैं और गटकेगा पहले तू। तमंचा मेरे हाथ में है, पहले मैं ही गला तर करूंगा। बॉटल मेरे हाथ में है, पहले गला मैं तर करूंगा। तो फिर तमंचे की चलेगी धाय। अबे ये क्या किया? मैंने तो ऐसे ही। तुमने एक निर्दोष की जान ले ली। डोगा, कहाँ से आया तेरे पास यह तमंचा? ये मैं तेरी लाश को बताऊंगा। थाय। एक तमंचा के हाथ में आ गया, खुद को फन्ने कहाँ समझने लगा। अब तक की तुझे अब बक की तुझे ये तमंचा कहाँ से मिला? मैंने घोड़ा भाई से खरीदा है। कहाँ मिलेगा ये घोड़ा भाई? और शाहिद डोगा को सब कुछ बताता चला गया। जल्दी। ओह, तो तू है घोड़ा भाई? हाँ, मैं ही हूँ घोड़ा भाई। घोड़ा बेचता हूँ, वो भी देसी, और सबसे सस्ता। तुझे चाहिए क्या? बताओ, कौन है ये घोड़ा भाई जो तुम सबको तमंचे बेच रहा है? वरना एक एक को मार गिराऊंगा। आज तुम नहीं मारोगे, आज हम मारेंगे। आ आ आ आम आदमी को बरगलाकर तमंचे बेच रहा है तू? इसको बरगलाना नहीं, हौसला देना कहते हैं डोगा। देख, मैंने आम आदमी के हाथ में हथियार दे दिए तो उनमें कितना हौसला आ गया। मैं मुंगेर में सरकारी हथियार फैक्ट्री में काम करता था। नौकरी छूटी तो शहर के अवैध हथियार बनाने वाले मुझे अपने धंधे में बुलाने लगे। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मैं मुंबई चला आया। लेकिन यहाँ भी गुंडे मवालियों से मेरा पीछा नहीं छूटा। तब मेरी समझ में आया कि भागने से कुछ नहीं होगा। अगर सुरक्षा करनी है तो तमंचा उठाना पड़ेगा। और फिर मैंने देसी तमंचे बनाए और आम आदमी को बेचना शुरू कर दिया। देखा डोगा, आम आदमी को हथियार देने का फायदा? ना किसी पुलिस की ज़रूरत, ना किसी डोगा की। आम आदमी को हथियारों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। हथियार चलाना और हथियार संभालना दोनों अलग बात है। इससे मिलो। जिसको तुमने तमंचा भेजा था, तुमने जिस तमंचे को उसकी सुरक्षा के लिए भेजा था, उसने उसी से तुम्हारे बेटे का खून कर दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। धाड़। हाथ में हथियार हो तो दिमाग की समझ को जंग लग जाता है। वो तुरंत वायलेंट एक्शन लेता है। वो देखो, वो गुंडे कॉलोनी वालों पर बम दागने वाले हैं। अब क्या करोगे? इनको बम बेचोगे? जिंग जिंग जिंग। आम आदमी को हथियार ना उठाना पड़े, इसलिए डोगा ने हथियार उठाए हैं। अवैध हथियार डोगा की मिल्कियत है, उनको डोगा के पास ही रहने दो। डोगा सही कहता है, ये अवैध हथियार हमारे किसी काम के नहीं है। नहीं, रुक जाओ। अपनी हिफाजत के लिए तुम्हें और ज़्यादा अच्छे हथियारों की ज़रूरत है। मैं तुम्हें बम बना कर दूंगा। इसकी वजह से हमारे अंदर भी वही खौफ भर गया था जो एक अपराधी के अंदर होता है, यानी पकड़े जाने का खौफ। अब की बार तूने अगर बम बनाए तो डोगा तुझे ही बम बनाकर अपनी बेल्ट पर टांग लेगा जनार्दन। केस क्लोज्ड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा डायरीज 3 के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।